नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण जून। यह जून के पीडी का पार्ट 2 है। जैसे आप लोग को पता है कि पीडी पढ़ाने का मेरा ये उद्देश्य है कि इसमें बताना कि कोई इम्पोर्टेंट है, कितना पॉइंट हमको याद करना चाहिए, कितना पॉइंट को छोड़ के चलना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट भी यही होगा उसको याद रखना ही है। तो ये सब चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। जैसे आप मेरा पहले का पीडी का वीडियो देखते होइएगा तो आप लोग को पता होगा। अगर चैनल से मेरे आज आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस आपको बीपीएससी, बिहार एसआई, जितने भी बिहार से संबंधित एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम होगा उसके लिए हम कुछ जल्दी कोई प्रयास करते हैं एसएससी रेलवे के लिए। आप जुड़िए और फायदा उठाइए। चलिए ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना क्लास। आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य में पहला हमारा वीडियो होगा वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित था। इस वीडियो में हम आर्थिक वाणिज्य और परिदृश्य से संबंधित टॉपिक और उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार नियुक्ति, इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम क्या करें कि सब कुछ खत्म कर दें, मतलब टोटल पीडी खत्म हो जाए। आते हैं, निजी बैंक के शीर्ष पद पर कार्यकाल की सीमाएं रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया। मतलब आरबीआई के द्वारा निजी बैंक को नियंत्रित किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो निजी अब क्या होगा, कार्यकाल अधिकतम 15 वर्ष होंगे। कितने साल? 15 वर्ष तक। उच्चतम आयु 70 साल। अगर आप एमडी, सीईओ या कोई अन्य सदस्य हैं, पूर्णकालिक निदेशक हैं और आप बैंक में आधे से अधिक शेयर का हिस्सा रखते हैं तो आपको अधिकतम आयु 12 साल हो जाएगी। मतलब अधिकतम कार्यकाल 12 साल हो जाएगी। तो निजी बैंकों का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया आरबीआई के द्वारा अधिकतम 15 वर्ष। मेजर शेयर धारक हैं लेकिन 50% से अधिक हैं तो आपको 12 वर्ष। और इसके साथ साथ उच्चतम आयु 70 वर्ष। बस इतना ही। वैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं, बैंक के लिए, बैंकिंग के एग्जाम के लिए जरूरी है, जनरल एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। कंपनी में चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक के पद अलग अलग व्यक्तियों को सौंपने के सेबी के निर्देश। सेबी जैसे आपको पता है कि निवेश को और कंपनी जितने भी होते हैं उन सबको नियंत्रण करता है। ठीक, सेबी का गठन 90 में हुआ था और मुख्यालय मुंबई में है। तो इसके द्वारा बोला गया है कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक दोनों का पद क्या हो, अलग अलग हो, एक ही व्यक्ति नहीं हो। ठीक, सेबी के निदेशक कौन है? तो सेबी के निदेशक जो है अजय त्यागी है। और इसके साथ साथ आपको सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये बात याद रखिएगा। निदेशक अजय त्यागी, अजय त्यागी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में भी 2020-21 के दौरान सार्वजनिक निगमों के जरिए पूंजी विदोहन में भारी वृद्धि। मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर के कंपनी हैं उसको शेयर बेचा जा रहा है, शेयर बेच के वहाँ से पूंजी सरकार के द्वारा जुटाई जा रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। आप लोग को जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कितनी वृद्धि हुई, सबका कोई आवश्यकता है नहीं। आगे वाला जो न्यूज़ होगा उसको हम देखते हैं। आगे जो न्यूज़ है यहाँ पे आपके लिए न्यूज़ होगा इम्पोर्टेंट। बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बता दिए उतना जरूर याद कीजिएगा, बाकी सब याद कीजिएगा, आप जानिएगा, हम कुछ नहीं। दिमाग में भूसा नहीं भरना है, एग्जाम को ओरिएंटेड बनाना है। पीडी हमको वीडियो लाने का यही उद्देश्य है। वीडियो तो बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए इस टाइप का वीडियो नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो आप लोग मेरा बात मानिएगा तो मानिएगा, नहीं मानिएगा तो भुगतिएगा, सीधी बात बोलते हैं। हाँ, ऑनलाइनर जितने भी करंट होते हैं पढ़ने से बचिए, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए एक लाइन रटना पड़ता है। यहाँ पे एक लाइन रटने से, एक टॉपिक पढ़ने से आपका 5 से 10 क्वेश्चन सब एंगल से क्लियर हो जाते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि मतलब लड़का लोग बोलता है सब करंट ऑनलाइन पकड़ के हम पढ़ लिए, मतलब एग्जाम में बना दिए हैं। आप लोग को ये पता नहीं होता है कि करंट होता कौन है। आप करंट के टॉपिक को इकोनॉमिक्स में ला देते हैं, करंट के टॉपिक को आप विविध में डाल देते हैं और कहते हैं कि मेरा करंट हो गया ऑनलाइनर पढ़ के, तो गलत बात है। थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल कीजिए, रिजल्ट कंपटीशन हाई हो गया ये भी सोच लीजिएगा। ठीक, तो आप लोग खुद के भविष्य निर्माता है, आप लोग को कौन समझाएगा भाई
चलिए, महामारी से ग्रसित 2020-21 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 7.6% की गिरावट, आयात में 18.02% गिरावट। ये आपको 20-21 की रिपोर्ट है, मतलब 1 ईयर का मोस्ट भी यही जो आपको 7 महीने 8 महीना का रिपोर्ट आता है। अप्रैल या मार्च का हम PD पढ़ाए होंगे सेक्शन वाइज, तो वहाँ पे बताए हैं कि ये मत पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ही रिपोर्ट पढ़ा जाता है व्यापार संबंधित, वो यही रिपोर्ट होता है। ठीक, तो ये आपको VBI है। बजट में भी 8 महीने का मिलता है आर्थिक सर्वेक्षण में, तो आर्थिक सर्वेक्षण से ज़्यादा बेटर ये हो जाता है। मोस्ट VBI आर्थिक सर्वेक्षण से ज़्यादा बेटर ये हो जाता है। तो यहाँ पे आइए हम इसको याद रहना ही चाहिए। ठीक, तो भारत के वस्तुगत निर्यात में, सेवाओं के निर्यात नहीं, वस्तु के निर्यात में क्या हुआ, वस्तु जो होता है दृश्य वस्तु होता है। ठीक है, दृश्य वस्तु अगर कोई बोले दृश्य वस्तु के व्यापार में, तो आप बोलिए कि वस्तु का व्यापार है। और दृश्य वस्तु का व्यापार होगा तो क्या होगा, सेवाओं का व्यापार होगा। ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भारत के वस्तु निर्यात और आयात दोनों में ही भारी गिरावट हुआ है 20-21 में। अब देखते हैं, सीधे हम रिपोर्ट पाएंगे फालतू बात समझते हुए। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिया गया है, 1 मिनट की, ये हो गया। एक क्या चीज़ का रिपोर्ट है, स्वनिर्मित है। अच्छा, एक मिनट दोस्तों। चलिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, आयात जो किया गया है। आयात में समझते हैं कि दूसरे देश से अपने देश में कोई वस्तु को मंगाना आयात होता है, और अपने देश से किसी वस्तु को भेजना क्या होता है, निर्यात होता है। आयात में सबसे अधिक आपको क्या है, तेल का निर्यात हुआ है, जो हुआ है 82.35 अरब डॉलर। ये याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे उसे तालिका में दिया गया है, सब कुछ बता देंगे। 2 मिनट बस वेट कीजिए आप लोग। 2020-21 का जो व्यापार हुआ है आयात में, तेल का हिस्सा कितना है, 21.2%। प्रतिशत में देखा जाए तो 21.2%, और राशि में देखा जाए तो राशि आपको 82.35%। ठीक, यहाँ पे आइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पर मिलता है आपको। निर्यात जो है आपको याद करना है, निर्यात है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स, ये वाला याद नहीं करना है, ये वाला याद करना है। ठीक, तो 20-21 में निर्यात कितना रहा, तो 20-21 में जो निर्यात रहा 293.63। प्रतिशत में देखा जाए तो घटोत्तरी कितनी हुआ, घटा कितना, बढ़ा तो नहीं है, घटा ही है, क्योंकि कोविड-19 काल है। तो जैसे आपको पता है 313.36 2019-20 में रहा, और 20-21 में क्या हो गया, 393.63 हो गया है। तो ये घटा है, तो घटा है कितना प्रतिशत, तो -7.36%। और आपको प्रतिशत याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना चाहिए 293.63 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, निर्यात हुआ है, व्यापार नहीं निर्यात हुआ है। आयात जो हुआ है 389.18 अरब डॉलर का आयात हुआ है, मतलब हम मंगाए हैं दूसरे देश से, तो जितना भेजे हैं उससे ज़्यादा का पैसा का हम मंगा लिए हैं। तो कितना मतलब अगर देखा जाए इसके पहले वाले ईयर्स में 2019-20 में तो 474.71 था। तो फिर यहाँ पे आयात भी घटा है, तो कितना घटा था, -18.02%। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग के लिए याद करने लायक है, याद कर सकते हैं। प्रतिशत भी याद रखिएगा, और प्रतिशत याद नहीं रहे तो ये याद रखिएगा कि कितना का निर्यात किए हैं, कितना का आयात किए हैं। अब देखिए, निर्यात से ज़्यादा क्या हो गया, आयात हो गया है। आयात हो गया है तो ट्रेड बैलेंस जो है क्या है, नकारात्मक है, घटा हुआ है, व्यापार घटा हुआ है हमको। तो व्यापार घटा हुआ है, कितना हुआ है, तो देखिए -98.56। इसमें से आपको 289 में से 293 घटाइए, 293 नहीं है दोस्त, 290 है, सॉरी 290, आपको 389 में से 290 घटाइए, -98.56। तो व्यापार घाटा कितने अरब डॉलर का रहा, तो -98.56। मोस्ट VBI 2020-21 के लिए व्यापार घाटा कितना रहा, तो -98.56 अरब डॉलर। मोस्ट VBI, इसको याद करना ही है, बाकी सब भूल जाइएगा, लेकिन इसको याद कर रखिएगा। इसके पहले वाला साल का भी याद रखिएगा इसको, -161.35 अरब डॉलर। ये दोनों याद रखने की गरज नहीं है, इसको निर्यात आयात याद रखिएगा, और व्यापार घाटा कितना रहा उसको याद रखिएगा। व्यापार घाटा में आयात को क्या करते हैं, मतलब घाटा लगेगा तो आयात बड़ा होगा, तो आयात को निर्यात से घटा लेते हैं, फायदा होगा तो निर्यात में से आयात घटाएंगे, लेकिन भारत का व्यापार घाटा हमेशा रहता है। ठीक, तो याद रखिएगा। अब यहीं डॉलर में ना देकर पैसा में दिया है, तो पैसा में निर्यात इतना है,
आयात इतना है, याद करना है तो कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। ऊपर वाला रहता है डॉलर वाला, व्यापार शेष देख लीजिए, इसको याद रखिएगा 7,26,593 अरब डॉलर, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसी तरह से सेवाओं का व्यापार देखते हैं। तो निर्यात कितना हुआ, ये में सेवाओं का व्यापार में हमको फायदा होता है, तो सेवाओं का व्यापार 184.81 और आयात कितना हुआ 105.93। व्यापार शेष इसमें प्लस में रहा 78.91। ठीक, तो ये आपको तीनों याद रखिएगा, ज़्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन रफली याद रख सकते हैं, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, तो इतने याद रखिएगा। चलिए पैसा में दिया है, इसको सेवा के व्यापार का तो छोड़ दीजिएगा। सेवा के व्यापार को अदृश्य व्यापार भी कहते हैं और वस्तु के व्यापार को दृश्य व्यापार भी कहते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये सब हो गया, ये सब आपको इन पर एक बार और देख लेते हैं। और कुछ नहीं है, चलिए हटाइए, नहीं। यहाँ पे ए मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है, निर्यात, मतलब वस्तु को हम अपने देश से दूसरे देश में भेजे हैं, तो सबसे अधिक किसका है हिस्सा, ये क्वेश्चन पूछेगा। ये कितना है नहीं पूछेगा, कितना परसेंटेज नहीं पूछेगा, ये सबसे अधिक किसका हिस्सा है ये जरूर पूछेगा, ये बात याद रखिएगा। तो आपको इंजीनियरिंग के सामान का, इंजीनियरिंग से जो गुड है सबसे अधिक निर्यात हम इसी का करते हैं। ठीक, उसके बाद रत्न और आभूषण करते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद का करते हैं। तो ये बात तीनों टॉप 3 याद रखिएगा। 20-21 में निर्यात में सबसे अधिक हिस्सा रखने वाले 3 वस्तु कौन कौन से हैं, तो 1 नंबर पर इंजीनियरिंग का सामान है, दूसरा रत्न और आभूषण है, तीसरा पेट्रोलियम उत्पाद है। बाकी सबको याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, लेकिन 3 को याद रहे। 3 को याद नहीं रहे आपसे तो एक को जरूर याद रखना चाहिए, टॉप वाला। ऐसे 3 याद रखना चाहिए, और 3 याद नहीं रहते हैं तो एक टॉप वाला याद रहना चाहिए। ये हम राय देंगे कि तीनों याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो निर्यात हो गया था। अब आयात आते हैं, तो आयात जो किसी दूसरे देश से हम अपने देश से मंगाते हैं उसको आयात कहते हैं। तो आयात में सबसे अधिक हिस्सा आपको पेट्रोलियम खनिज का है। कितना है बताइए, दिए हैं। ठीक है, 82.53 अरब का है। इसमें भी घटा है, मतलब पहले ज़्यादा आता था, इस साल कम आए हैं, सब कुछ घटा होगा। आयात टोटल आयात ही घटा है, तो उसका जो घटक है वो भी घटेगा। तो पेट्रोलियम खनिज उत्पाद आपको इतना अरब डॉलर का 82.352 अरब डॉलर का आया है। इसके पहले साल की अपेक्षा इसमें -36.9% गिरावट हुई है। ठीक, तो इसको याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, तीसरा नंबर है स्वर्ण। मतलब ये टॉप 3 वस्तु हम लोग दूसरे देशों से मंगाते हैं। पेट्रोलियम खनिज तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, खनिज और स्वर्ण, 3 हो गया। आप लोग के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर यहाँ पे पेट्रोलियम हम सबसे अधिक मंगाते हैं और तीसरे स्थान पे हैं सबसे अधिक बेचने वाले में। ठीक, सोचिए ज़्यादा क्यों, फिर हम जब निर्यात कर दूसरे देश से मंगाते हैं और अपने देश का बेच देते हैं, ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम यहाँ से दूसरे देश से कच्चा पेट्रोल मंगाते हैं और उसको रिफाइन करके पड़ोसी देशों को निर्यात कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे भी हम मुनाफा कमा लेते हैं, इसीलिए निर्यात में तीसरा नंबर पर पेट्रोल आ गया है, पेट्रोलियम उत्पाद आ गया है, और आयात में प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। आगे वाला जो न्यूज़ होगा आप लोग के लिए, सिंगापुर, बाकी सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो था इसमें। हाँ, जो व्यापार का आंकड़ा बताएं, इसको छोड़कर दूसरा कोई डाटा याद मत कीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट में भी यही होगा। सिंगापुर 15 देशों के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार, मतलब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार, रिसेप, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर बोलेंगे, रिसेप, RCEP, रिसेप, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो 15 देशों का है। इस संगठन में 15 देश जुटे हैं। ठीक, जिसकी पुष्टि करने वाला सिंगापुर प्रथम देश बना। तो इसके बारे में हम डिटेल से बताए हैं, एक बार और बता देते हैं रिसेप के बारे में डिटेल से। तो रिसेप जो है आपको एक मुक्त व्यापार संगठन है, समझौता है, संगठन नहीं समझौता है, जिसमें 10 आसियान के देश और 5 अन्य देश। ये 5 अन्य देश कौन है, ये बात आपको जानना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रिसेप का सदस्य नहीं है। तो 5 अन्य देश जो है वो आपको है, सबसे पहले देखिए बॉर्डर वाइज जाइएगा, विश्व का मैप देखिएगा तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे जापान और दक्षिण कोरिया साथ में है, 2 एक हो गया, और चीन, तीनों एक साथ है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, तीनों का याद रखिएगा।
तीन भी एक साथ है, 3 देश ये हो गए। रूस अमेरिका इसमें नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चीन, जापान और कौन, तो दक्षिण कोरिया। अब फिर पीछे आइएगा, इधर आइए तो नीचे आइएगा प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग में, तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के ही पड़ोसी होगा न्यूजीलैंड। तो ये 2 हो गए, तो 5 देश ये हो गए और 10 आसियान के मेंबर हैं, याद रखिएगा। ठीक, भारत भी इसका मेंबर हुआ करता था, लेकिन 19 में रिसेप्ट से बाहर आ गया, समझौते से बाहर आ गया, क्योंकि भारत को डर था कि अगर भारत रिसेप्ट समझौता में शामिल होता है तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के डेयरी उत्पाद जो है भारत में पट जाएंगे और भारत में पशु और पालक और कृषकों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए इस समझौते से बाहर हो गया। पहले 16 सदस्यीय समझौता था जब भारत था, भारत अब नहीं है तो 15 सदस्यीय हो गया है। और इसकी शुरुआत 2012 के कंबोडियाई एशियाई शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था और इस पर हस्ताक्षर 2020 में हुआ है। और इसको अनुसमर्थन देने वाला, अभिपुष्टि करने वाला सिंगापुर पहला देश बना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, आसियान के जो मेंबर हैं 10 कौन कौन है, इसको भी याद रखिएगा। मैप वाइज जाइएगा, आसियान का मैप इसमें ऐड हम नहीं कर पाए हैं, तो आप मैप वाइज जाइएगा, आसियान का मैप उठाइएगा, आसिया का देखिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, लाओस, कम्बोडिया, फिलीपीन, ये 10 देश इसके सदस्य। नाम रट जाना चाहिए, नाम रट जाना चाहिए दोस्तों। और 5 अन्य देश बता भी किए हैं रिसेप्ट का, ये सब सदस्य हैं। भारत क्या हुआ नंबर 2021 में, इससे बाहर हो गया। अब 15 देशीय समझौते का मतलब 15 सदस्यीय देशों का यह समझौता 20 में संपन्न हुआ। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए, इतना ही यहाँ से न्यूज है। अब नेक्स्ट जो आपके लिए न्यूज होगा, आहार क्रांति। आहार क्रांति जो है यह पोषण के प्रति जागरूकता को सृजन और स्वास्थ्य स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य फसलों और सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए के बारे में समर्पित एक मिशन है। मतलब आहार क्रांति क्या है, तो लोगों को खाद्य पोषण के प्रति जागरूक करना और स्थानीय पोषक तत्व की उपलब्धता को पुष्टि करना, लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको लॉन्चिंग कौन कौन किया है, तब बिजनाना भारती बीमा कंपनी है, उसका ग्लोबल इंडियन क्या है, साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी फोरम, विज्ञान प्रसार एवं प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो ये तीनों आदमी के नाम याद रखिएगा। एक बीमा है, दूसरा क्या है, GIST जिस्ट है, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरा क्या है, प्रभास है। क्या नाम है इसका, प्रभास। फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है विज्ञान प्रसार एवं प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क। तो तीनों आदमी मिलकर पोषण अभियान शुरू किया है, पोषण क्रांति शुरू किया है। पोषण करने का उद्देश्य क्या है, पोषण के प्रति लोगों को जागरूकता सृजन करना और स्थानीय स्तर पर पोषक पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाना। ठीक, इसका जो शुरुआत किया गया, इसका वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य है, मोटो क्या है, उत्तम आहार उत्तम विचार, मस्ट भी भाई। पोषण जो क्रांति शुरू हुआ है उसका मोटो क्या है, तो उत्तम आहार उत्तम विचार, मस्ट भी है। इस अभियान के शुभारंभ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल तरीका से किया। यहाँ से टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आहार क्रांति आंदोलन के तहत भारत की परंपरागत खुराक की पौष्टिक एवं उपयोगिता के संबंध में लोगों को जागरूक करके इस समस्या के समाधान को प्रस्ताव किया गया इस आहार क्रांति के तहत। ठीक, ये बात याद रखिएगा, आगे सब नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट। 2020-21 में बागवानी उपजों को उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का कृषि मंत्रालय का अनुमान। ठीक, अब देखिए खाद्य उत्पादन जैसे 305 मिलियन टन रहा, 2021 में अनुमान लगाया गया। ये अनुमान आपको वर्ष में 4 बार आते हैं कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो इसी तरह से बागवानी का अनुमान लगाया गया है। अब कितना उत्पादन हुआ है इसको जानना क्या है इसमें, तो कुल उत्पादन जो रहेंगे वो आपको रहेंगे 326.58 मिलियन टन। ये बात याद रखिएगा। बस बागवानी उत्पादन कितना, तो 326.58 मिलियन टन, और खाद्य उत्पादन 305 मिलियन टन लगभग में। बस हो गया। बाकी सब यहाँ से कोई फालतू तालतू गाजर, गोभी, मूली, अमरूद, अंगूर कितना उत्पादन हुआ है उससे आपको कुछ नहीं लेना देना है। कौन राज कितना करता है, कृषि मंत्रालय का रिपोर्ट आएगा, एग्जाम के पहले आप लोग को हम सौंप देंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। तो अतः आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और टारगेट ऑफ डे हम शुरू किए उससे भी जुड़िए, बहुत फायदा करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए।
अब यहाँ पे हो गया इस न्यूज जो जितना इम्पोर्टेंट था उतना बता दिए। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स की 2020-21 की सूची में अमेजॉन के सेफ कर है जेफ बेजोस का विश्व में प्रथम स्थान है तथा रिलायंस के मुकेश अंबानी का भारत में शीर्ष स्थान है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा अरबपति विश्व के हैं तो वो है सेफ बेजोस, और भारत के मुकेश अंबानी, और एशिया के मुकेश अंबानी ही हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो उसी का रिपोर्ट है, यहाँ पे इतना ही रिपोर्ट है। यहाँ पे डाटा दिया होगा, कहीं ना कहीं दिया होगा, बताते हैं आप लोग। 1 मिनट की डाटा आ गया। ये सब फालतू का बात लिखा है, कहानी अपने से पीडी पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा। हम मेन मुद्दा पे आते हैं। तो एशिया के सबसे अधिक धनी व्यक्ति कौन है? 1 मिनट की, विश्व के देखिए, विश्व में सबसे अधिक धनी व्यक्ति कौन है? सेफ बेजोस है। ठीक, और उसके बाद एलन मस्क है स्पेस एक्स के दूसरे नंबर पे। थोड़ा सा लगता है स्कैन करने में गड़बड़ हो गया है। ठीक, तो याद रखिएगा, नहीं फट नहीं रहा है। तो आपको सेफ बेजोस नाम हम पढ़ के बता दे रहे हैं, अमेरिका के हैं। और एलन मस्क जो है आपको ये भी अमेरिका के है। आपको स्पेस एक्स कंपनी इनका है। स्पेस एक्स के द्वारा ही अंतरिक्ष में अभी हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को ले गया जाने वाला प्रथम निजी यान बना है। इसके बाद फिर वापस भी ला दिया धरती पे। चलिए, ये हो गया। मुकेश अंबानी पूरा विश्व में कितने नंबर पे है? तो वो आपको 10 नंबर पे है। विश्व में 10वें सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी है। इनकी नेटवर्थ कितना है? तो वो है आपको 84.5 अरब डॉलर। ये बात याद रखिएगा, 84.5 अरब डॉलर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, भारत के सर्वाधिक धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री से संबंधित है। 84.58। वहीं सेम उसके बाद गौतम अदानी जो है वो आपको कितना है? 50.5। इनकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, आधारभूत ढांचा का विकास करती है, पुल निर्माण, यातायात के लिए आपको बंदरगाह निर्माण, ये सब काम करती है। शिवनदार आपको HCL कंपनी इनका है। ठीक, कितना पैसा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे एक जान लीजिए कि अमेरिका के जो सेफ बेजोस सबसे अधिक धनी व्यक्ति हैं, कौन सा कंपनी है उनका? अमेजॉन है। एलन मस्क का स्पेस एक्स है। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं, बाकी सबको याद करने की आवश्यकता आपको है नहीं। सब फोर्ब्स के इस सूची के अनुसार 2021 के लिए जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें सबसे अधिक अरबपति अमेरिका के हैं। ठीक, याद रखिए। दूसरा स्थान में चीन है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 2020-21 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर और अन्य प्रमुख बैंकिंग दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये 2 माह पर हर 10 साल हरदम जारी होता है। ठीक है, तो जो मौद्रिक नीति है कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। और राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक, तो यहाँ पे मौद्रिक नीति जो है RBI के द्वारा जारी किया गया है। कितने दिन पर जारी किया जाता है? तो 2 महीना पर एक बार जारी किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसकी डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के समय आपके जब एग्जाम आएंगे तब बार बार इसमें चेंज आएगा। ठीक, तो आप लोग एग्जाम के पहले इसको याद रख सकते हैं। वैसे भी बैंकिंग छोड़ के दूसरे एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म बताएंगे हम आपको, रेपो दर, बैंक दर। रेपो दर बैंक जो होता है वो RBI से अन्य बैंक उधार लेते हैं दोनों के थ्रू, लेकिन रेपो दर भी वही है। अगर RBI किसी बैंक को उधार दे, जिस दर पर देता है उसको रेपो दर कहते हैं, उसी दर को बैंक दर भी कहते हैं। लेकिन फिर तो दोनों में अंतर क्या है? तो रेपो दर बैंक दर जो है, बैंक दर अल्पकालिक होता है, याद रखिएगा। ठीक, और रिजर्व रेपो दर क्या होता है? जब RBI अन्य बैंकों से उधार लेती है। और आपको ये नगद आरक्षण अनुपात और सीमांत अस्थायी सुविधा अनुपात, सार्वजनिक तरलता अनुपात, ये भी एक प्रकार का रेट है। आपको हम जब वीडियो इकोनॉमिक्स का पढ़ाएंगे वहाँ पे बताएंगे तब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो संक्षेप में है उसी को बता रहे हैं। ठीक, चलिए देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति की समीक्षा में के लिए एक नए वित्तीय समावेशन सूचकांक का प्रकाशन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे एक नया जानकारी मिला आप लोग को, RBI के द्वारा नया वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाएगा। अगर क्वेश्चन भविष्य में आ भी जाते हैं कि नए वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करने का कौन प्रस्ताव रखा है, नीति आयोग, RBI, SEBI, तो आप क्या ऑप्शन में लगाइएगा? तो आपको RBI हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत पर विदेशी ऋण भार वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े। अब भारत पर कितना विदेशी ऋण है? अगर वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट देखा जाए तो 563.5, मतलब 570 के लगभग, याद रखिएगा, बदलते रहते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस
प्रकार के ऋण का है, तो दीर्घकालिक ऋण जो होगा वो सबसे अधिक होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक, कितना होगा उससे मतलब नहीं है। 570 अरब डॉलर ऋण है भारत में, इतना बात याद रखिएगा। बाकी सबको जानने का याद जरूरत नहीं है, जहाँ जानकारी लेना है वहाँ पे हम आपको खुद बता देते हैं। जून 2021 में स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य। अब 2021 से क्या किया गया, स्वर्ण जितने भी आभूषण होगा उस पर हॉलमार्किंग अनिवार्य किया जाएगा। ठीक, 1 जून 2021 से अनिवार्य किया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, ताकि सोने की क्रय बिक्री में ठगी से बचा जा सके। हम आगे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है, मेरा न्यूज नेक्स्ट क्या है, 21-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि 12.5% रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान। अभी कितना वृद्धि रहेगा, ये लोग बार बार रिपोर्ट अपना जब भी जारी करेगा चेंज करेगा। हम वो काम वही है बैठा हुआ कि जब जारी करेगा तब याद करेंगे, नहीं पूछता है। बैंकिंग वाले अपना जीवन संभाले, बाकी लोग नहीं पूछता है, नहीं पूछता है। हाँ, एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, ठीक, एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट को जब भी इस टाइप का रिपोर्ट जारी करेगा, अनुमान लगाएगा वृद्धि का, तो एक रिपोर्ट के द्वारा लगाएगा। उस रिपोर्ट का नाम आप लोग को याद रहना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। कौन जारी करता है, IMF, याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF। हाँ, तो ठीक है, वर्ल्ड बैंक कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। दोनों में वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, वर्ल्ड बैंक और क्या कहते हैं आपको इसका, IMF में अंतर क्या है। तो IMF अल्पकालिक ऋण देती है और वर्ल्ड बैंक दीर्घकालिक ऋण देती है। IMF जो होता है भुगतान संतुलन से संबंधित वस्तुओं के लिए, संबंधित चीज़ों के लिए ऋण देती है, ताकि आपका व्यापार सही से चले। और विश्व बैंक जो है आपको आधारभूत ढांचा के विकास के लिए, सड़क, पेयजल सुविधा, बिजली प्रोजेक्ट, उस सब के लिए ऋण देती है। उसका ब्याज दर कम होता है बहुत ज़्यादा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। बाकी सब इसके बारे में संगठन हम जब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से समझाएंगे, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट जो रिपोर्ट होगा मेरा, नेक्स्ट रिपोर्ट नहीं, मेरा नहीं, न्यूज़ जो है वो क्या है, इसी तरह से जैसे अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा भी लगाया गया है, IMF की तरह है। ये भी एक रिपोर्ट जारी करता है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा, एशिया विकास बैंक के द्वारा भी ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। बाकी सब कितना वृद्धि रहेगा कोई गरज नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के राजधानी मनीला में है। ठीक, चलिए, संगठन जब पढ़ाएंगे तो सब कुछ हम बताएंगे आप लोग को। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मुझे हम पे विश्वास किए हैं तो हम पे विश्वास रखिए। बाकी सब आप लोग के काम का कोई चीज़ नहीं है, इतना ही जितना बता दिए इकोनॉमिक्स में उतना ही पूछेगा, उतना आप लोग को याद रखना ही होगा रखना। ठीक, आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करा देंगे। ठीक, क्योंकि वीडियो लंबा होने के बाद हमको अपलोड करने में दिक्कत होता है, 2 GB 3 GB नेट लग जाता है, तो इसके लिए एक मोबाइल के डाटा से नहीं हो पाता है। जब हम आपको केबल लेते हैं उसके बाद लंबा वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।